साहिब वीवर गैंगस्टर जब पिक्चर आई थी तो उसकी एक जो यूएसपी कहीं ना कहीं थी, वो उसमें जो सेंसुअल सीन्स थे वो मुझे करना था पार्ट 1 में, वो शायद ज़रूरत भी थी स्क्रिप्ट की, वो मैंने कर दिया। अब उसके बल पर मैं अपनी ज़िंदगी में सारी लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ सकता ना। अगर मैं सेक्स नहीं डालूंगा तो हिमांशु की पिक्चर चलेगी नहीं, ये तो गलत बात है। जो कैची डायलॉग्स जो हैं उसकी वजह से फिल्में आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिलवाले दुल्हनिया के बाद जो फिल्में बनी अपने ओवरसीज़ मार्केट को केटर कर रहे थे, तो उनमें शायद उन डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं थी, या जो लोग बना रहे थे वो फिल्में उनको तमीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल से हम उस एरिया में जाना चाहेंगे। ज़रूरत नहीं थी उन फिल्मों को, ज़रूरत नहीं थी। रोमांटिक फिल्में थी। कहीं ना कहीं उर्दू का जो यूज़ है सच वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। देखिए उर्दू हिंदुस्तानियों की ज़ुबान उर्दू है, अंग्रेज़ी का थोड़ा हम लोग है भी ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हम लोग को कॉलोनियल हैंगओवर अभी गया नहीं हमारा। बिल्कुल उन्होंने तो हमारा जायका बदल दिया। ज़बान छोड़िए, मैकडॉनल्ड खाने लगे, हम लोग समोसा खाते थे। साहिब वीवर गैंगस्टर रिटर्न्स में आप पिक्चर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। एक बहुत मशहूर डायलॉग आजकल का है कि बेटा रहने दो तुमसे ना होगा, लेकिन जब हमारे साथ में जो आज गेस्ट हैं तिग्मांशु धूलिया, उनके लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर कोई कुछ कर सकता है आज के टाइम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो वो सिर्फ एक शख्स हैं, तिग्मांशु धूलिया। बहुत ही कमाल की फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 फिल्में इनकी आ रही हैं जो कि ईगरली अवेटेड हैं। एक्टिंग में भी अपने ये झंडे गड़वा चुके हैं। पान सिंह तोमर जैसी बहुत बड़ी फिल्म इन्होंने बनाई है पिछले साल। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे बॉलीवुड हंगामा पे। एंड राहुल मित्रा, द प्रोड्यूसर ऑफ साहिब वीवर गैंगस्टर रिटर्न्स, अ प्लेजर हैविंग यू गाइज ऑन बॉलीवुड हंगामा। ये कहना मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही होगा कि अभी अगर कोई आपसे सब कुछ हो रहा है आजकल, एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, डायरेक्शन भी आप कमाल आप कर रहे हैं, और लिखते तो खैर आप कमाल हैं ही इनफैक्ट। हाँ, इसका उल्टा कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब होती है तो ऊँट पे बैठा आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, तो उसका जो उल्टा है वो शायद हो रहा है। नहीं माशाल्लाह आपने हर तरीके का वक्त देखा है आपने, तो आई एम श्योर दैट इट मस्ट बी समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। फिल्म लाइक पान सिंह तोमर जो कि बहुत टाइम तक बंद रही और रिलीज़ नहीं हुई, और फाइनली जब रिलीज़ हुई तो उसने कमाल किया। एक आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग आपकी फीलिंग रही है आपके लिए? ऐसा लगा कि जो पान सिंह तोमर ने अपनी खुद की ज़िंदगी जी और हमने बनाते हुए शायद वही ज़िंदगी जी, तो उसका सिला जो है वो बहुत अच्छा मिला और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आज जो भी कुछ हो रहा है शायद उसी की वजह से हो रहा है। आई थिंक पर्सनली पिछले साल की जो सबसे बेहतरीन फिल्मों में से आई थिंक माई पर्सनल फेवरेट वॉज पान सिंह तोमर। इनफैक्ट इरफान खान से हम लोगों ने इंटरव्यू किया था एंड वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि मतलब मे बी ऑस्कर ऐसे नॉमिनेशन में वो फिल्म नहीं सामने आई और मे बी उस तरीके का शायद रिकग्निशन उसको नहीं मिला। आपको लगता है कि नेशनल अवार्ड्स जो हैं शायद उसको जस्टिस कर पाएँ? ये सिर्फ मैं चाह सकता हूँ, इसका ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन चाहत का तो ऐलान कर सकते हैं आप, बिकॉज जिस तरीके की आपने फिल्म बनाई है, इवन जो उसके अंदर जो सीन है उसके अंदर जो गाते हैं वहाँ पर बीच उसके अंदर जब किडनैपिंग से इमीडिएटली पहले, वो एक जो ऑथेंटिसिटी आपने रखी है वो कमाल है उसके अंदर। तो मतलब चाहत तो आपकी लाजमी है, हक बनता है आपका। शुक्रिया। तो वी आर वेटिंग फॉर द नेशनल अवार्ड्स ना। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। राहुल मित्रा साहब हमारे साथ में है। साहिब वीवर गैंगस्टर रिटर्न्स, पहला इसका पार्ट बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, एंड रिटर्न्स अब सामने आ रही है, प्रोमो भी इसका अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आपकी किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सीक्वल की, क्योंकि पहला पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन जो इसकी लिखावट हुई है, जिस तरह से तिग्मांशु ने विजुलाइज़ किया है, और मैं बहुत खुश हूँ। और कोई ऐसा फ़िक्र या ऐसी कोई टेंशन या नर्वसनेस ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ फीलिंग, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, एंड आई होप लोग इसको पसंद करें। प्रोमो का रिस्पांस डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है, और डायलॉग्स के बारे में मैं बात करूँगा बिकॉज वो आई थिंक आपका हॉलमार्क है, जिस तरीके की लिखावट आपकी है। बट एट द सेम टाइम एक सर्टन क्वार्टर्स में एक कंसर्न है, बिकॉज साहिब वीवर गैंगस्टर जब पिक्चर आई थी तो उसकी एक जो यूएसपी कहीं ना कहीं थी, वो उसमें जो सेंसुअल सीन्स थे आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट थे, बहुत ही खूबसूरती से मतलब प्रेजेंट भी किए गए थे, लेकिन काफ़ी थे ऐसे, चाहे वो जिमी शेरगिल और महुआ के बीच में हो या फिर माही और रणदीप के बीच में हो। प्रोमो में शायद वो उस तरीके से वो चीज़ सामने ऐसा नहीं आई है। तो क्या ये लोगों का कंसर्न जेन्युइन है? वो मुझे करना था पार्ट 1 में, वो शायद ज़रूरत भी थी स्क्रिप्ट की, वो मैंने कर दिया। अब उसके बल पर मैं अपनी ज़िंदगी में सारी लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ सकता ना। अगर मैं सेक्स नहीं डालूंगा तो हिमांशु की पिक्चर चलेगी नहीं,
ये तो गलत बात है। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म की बात नहीं है, बिकॉज एक जैसे बहुत बार फ्रेंचाइजीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जैसे रेस है या फिर जिस्म है, तो वो एक सर्टन वन लाइन चीज़ के ऊपर वो बेस कहीं ना कहीं रहती हैं। सच देखिए, हम अब वैसे भी अपनी फिल्मों में बहुत एक हद के बाहर नहीं दिखा सकते। जी हाँ। भले आप उसको कैसे भी प्रमोट कर लो कि इसमें 1000 केसेस हैं और ये है, एक हद तक आप न्यूडिटी हम नहीं दिखा सकते हैं, सेंसर अलाउ ही नहीं करता है। तो जब आप उस चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं तो उसको आप बहुत एक एस्थेटिकली थोड़ा थोड़ा दिखा करके इम्प्लाई करके छोड़ देते हैं। इस वाली में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। क्या आपको ये लगता है कि आप जैसे आपने जिक्र भी किया कि आजकल प्रमोशंस में सच इन सब चीज़ों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिसाइज़ करने की कोशिश की जाती है, चाहे इतने केसेस हैं और इस तरीके के लव मेकिंग सीन्स हैं और चीज़ें भी सामने लेके आई जाती हैं? मुझे नहीं लगता कि इन कारणों से फिल्में चलती हैं। ऐसे कई और पिक्चरों के साथ हुआ कि उसमें इतने केसेस हैं, वो पिक्चरें नहीं चली। आप पर्सनली फील करते हैं कि दैट इज़ नीडलेस इन फैक्ट? ऑडियंस देखिए बहुत प्योर होती है। जब वो तैयार होकर डिसाइड करती है हम आपकी पिक्चर देखने आते हैं, उन्होंने पिक्चर को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो अपने घर से कपड़े पहन के जाती हैं, टिकट विंडो पे टिकट खरीदती है, आपकी पिक्चर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है पहले से। मान के चलें कि आज हमको ये फलाना पिक्चर देखनी है, फिर अंदर थिएटर में भी घुसते हैं, फिर 15-20 मिनट अगर उनको अच्छी नहीं लगी तब वो पिक्चर को रिजेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि सेक्स और इन सब चीज़ों पे ऑडियंस पिक्चर सूंघ लेती है, और कैसे सूंघ लेती है ये उसका तो मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता किसी को उसका आंसर पता हो कि क्यों सूंघ लेती है, बट सूंघ लेती है। और आजकल आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से कुछ जल्दी सूंघ लेती है। अच्छा, ओके। जहाँ तक डायलॉग्स की बात की जाए, काफ़ी इसमें चीज़ें सामने आती हैं कि आप चाहते हो ना कि जंग होगी, घमासान होगी। आप चाहते हो ना ये जंग होगी, घमासान होगी, आपकी कसम। और हम जी रहे हैं, मकबरा नहीं हुए अभी तक। हम जी रहे हैं, मकबरा नहीं हुए अभी तक। कैची चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक आपसे एसोसिएट हो चुकी हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इंटरव्यू में कि चाहे दबंग हो या वांटेड हो, जो कैची डायलॉग्स जो हैं उसकी वजह से फिल्में आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वो सीटियों के लेवल पे हो या फिर ऑडियंस के रिस्पांस पे। तो डायलॉग्स जो हैं, आपको लगता है कि एक हॉलमार्क आपकी फिल्म का होने वाला है? जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, मुझे खुद वो फिल्में देखने में मज़ा आता है जहाँ जिसमें डायलॉग बाजी होती है। आफ्टर ऑल हम फिल्म देख रहे हैं, अखबार थोड़ी पढ़ रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया के बाद जो फिल्में बनी वो हम अपने ओवरसीज़ मार्केट को केटर कर रहे थे, तो उनमें शायद उन डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं थी, या जो लोग बना रहे थे वो फिल्में उनको तमीज़ नहीं थी। उस एरिया में हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब जब हमने अपनी ऑडियंस के लिए पिक्चर बनानी शुरू कर दी हैं, जो पिछले ये 5-6 सालों में जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमको फिर दोबारा उन डायलॉग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब मुझे बहुत खुशी है। नहीं, आपने कहा कि तमीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल से हम उस एरिया में जाना चाहेंगे। ज़रूरत नहीं थी उन फिल्मों को, ज़रूरत नहीं थी। रोमांटिक फिल्में थी, वो सब रोमांटिक एनआरआई सेंट्रिक फिल्में थी ना, उन कहीं ना कहीं बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन की मिट्टी की जो महक थी उससे कहीं ना कहीं वो दूर जाने की कोशिश थी, और वो फिर औंधे मुँह गिरे उसमें। नहीं, वो तो चला, पूरा दौर चला, 15-20 साल तक चला। काफ़ी फिल्में फिर वो फ्लॉप होना शुरू हुई इसमें, जो ओवरसीज़ के बन रही थी, क्योंकि फ्लॉप होना शुरू हुई। काफ़ी फिल्में ऐसे रही हैं जो कि जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरीके से देव नॉट डन वेल। और अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, काफ़ी फिल्मों के नाम भी लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी फिल्में, जो ज़मीनी फिल्में, वो चलने लगी। एग्जैक्टली, वो कहीं ज़्यादा चलने लगी। उसका कारण ये भी था क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर्स बढ़ने लगे, छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्सेस आने लगे, तो वो ऑडियंस जो अभी घर से निकल नहीं रही थी, जिन्होंने पिक्चर हॉल में जाना छोड़ दिया था, वो घर से बाहर निकली, क्योंकि थिएटर अच्छे थे, एक तो उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा था, और फिर उनकी बात की फिल्में कही जाने लगी। चाहे वो कहानी हो, चाहे वो विकी डोनर हो, चाहे इस तरह की फिल्में हों, उनको अपनी ज़मीन दिख रही थी, तो वो फिल्में चल रही हैं। इसमें एक डायलॉग है कि हमारी तो गाली पे भी ताली पड़ती है। मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है, और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। इरफान खान, आई थिंक एक इरफान खान का जो डायलॉग बोलने का जो एक अंदाज़ है, वो उसमें अपने आप में एक अदा उसके अंदर है। एंड आई थिंक समहाउ यू ऑलवेज गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, चाहे वो हासिल हो, चाहे वो पान सिंह तोमर हो। तो ये क्या है? मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था, जो हमने इनफैक्ट यहीं पर किया था, दैट ये इरफान खान के साथ में क्या आपकी इक्वेशन है दैट समहाउ यू गेट समथिंग टोटली एल्स आउट ऑफ इरफान खान? इरफान खान मेरा दोस्त होने के बाद चक्कर क्या है ना, कि आप इरफान खान से वो करवा सकते जो आप और किसी से नहीं करवा सकते। इरफान खान मुझे पुश करता है,
जो भी थोड़ा बहुत कलाकार मेरे अंदर है उसको मुझे पुश करता है और बेटर करने के लिए। जब वो में रहता है मेरे सामने या मेरी पिक्चर में, मुझे मालूम है इरफान है, तो मैं कहता हूँ फिर मैं वो वैसे सीन नहीं लिखूँगा यार जो मैं किसी और के लिए लिखूँ। मैं अपने आप को चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये निकाल लेगा उसको। कुछ एग्जांपल्स बताइए, चाहे हासिल हो चाहे या फिर पान सिंह तोमर। वो आप इस पिक्चर में देखें, पान सिंह तोमर तो पूरी फिल्म ऐसी है जिसमें मतलब मुझे, जैसे हमेशा मैंने बोला कि मुझे एक्टर्स की डेट से ज़्यादा कुछ चाहिए था, उसका खून पसीना चाहिए था और वो इरफान ने दिया मुझे। ये फिल्म में भी अगर आप देखोगे तो इरफान के जो सीन्स हैं वो थोड़ा टेढ़े सीन्स हैं, प्रिडिक्टेबल सीन्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साहिबी और गैंगस्टर रिटर्न्स, साहिबी और गैंगस्टर रिटर्न्स में आप पिक्चर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, ये पिक्चर चालू होगी, बीच में आएगी, हर आदमी बोलेगा अरे अच्छा अब ये पिक्चर ऐसे ख़त्म होगी, वैसे नहीं होगी ये फिल्म। जिस तरीके की आप ज़बान अभी बोल रहे हैं, मतलब बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है बॉलीवुड में या मुंबई में। अभी किसी इंटरव्यू में आपने कहा है कि कहीं ना कहीं उर्दू का जो यूज़ है सच वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है फिल्मों में। जैसे पहले 60s 70s 50s में बहुत ज़्यादा था इनफैक्ट, और लोग प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत, तलफ़्फ़ुज़ का बहुत लोग ध्यान रखते थे, अभी कोई भी नहीं रखता है सच। तो आपको ये क्या लगता है कि सच ये उर्दू का सच जो एक यूसेज बिल्कुल कम हो गया है, उसका क्या रीज़न आपको लगता है और क्या इंपॉर्टेंस उसकी आपको लगती है? उर्दू ही हमारी ज़बान, देखिए उर्दू हिंदुस्तानियों की ज़बान उर्दू है और कोई ज़बान नहीं है हमारी। हिंदी भी एक्चुअली उर्दू ही है अगर आप देखें तो। उसका कारण ये है कि पहले राइटर्स हुआ करते थे जो फिल्में लिखते थे, वो राइटर्स ज़्यादातर नॉर्थ से आते थे, लिरिक राइटर्स भी और स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने वाले सब नॉर्थ से आते थे। ज़्यादातर आप देखेंगे यूपी के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो ज़बान बहुत अच्छी थी और उसके बाद वो ख़त्म हो गया, कुछ इधर का उधर हो गया, कोई भी लिखने लगा। मतलब कोई जर्नलिस्ट आया तो मतलब मैं राइटर बन जाता हूँ, कोई कुछ करने आया कि मैं राइटर बन जाता हूँ। और अंग्रेज़ी का थोड़ा हम लोग है भी ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। हम लोग को कॉलोनियल हैंगओवर अभी गया नहीं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलोनियल हैंगओवर हमारा गया नहीं, वो शायद कभी जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैकडॉनल्ड उन्होंने तो हमारा जायका बदल दिया, ज़बान छोड़िए। मैकडॉनल्ड खाने लगे, हम लोग समोसा खाते थे जायका बदल दिया सर उन्होंने हमारा। मैंने बिल्कुल। तो ये इस पर तो रोक लगानी पड़ेगी। रोक तभी लग सकती है कि जब आप उस लैंग्वेज के सामने अपनी रियल लैंग्वेज को एक चट्टान की तरह खड़ा कर दें। बिल्कुल, तो वो कोशिश है।